आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। भारत के इतिहास में जब भी वीरता, अदम्य साहस और स्वाभिमान की बात छिड़ती है, तो जहन में सबसे पहला नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ही आता है। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम इतिहास की किसी आम किताब को नहीं पलट रहे हैं, बल्कि एक ऐसे शूरवीर की अमर गाथा को खंगाल रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि, प्रेम और न्याय के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके जीवन के उन पहलुओं को समझेंगे जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बचपन से। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे को देखकर ही उनके गुरु ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक बड़ा होकर भारत का महान योद्धा बनेगा। और ये सच भी साबित हुआ। लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर में जन्मे पृथ्वीराज बचपन से ही कमाल के प्रतिभाशाली थे। माता कर्पूरी देवी और पिता सोमेश्वर चौहान के मार्गदर्शन में बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुष विद्या में ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि अच्छे अच्छे शूरवीर उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। और सिर्फ युद्ध कौशल ही नहीं, राजनीति और प्रशासन की समझ भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। अब जरा उनकी जिंदगी की रफ्तार पर गौर करते हैं। जब वो केवल एक किशोर थे, यानी टीनेज में, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। अब जिस उम्र में युवा अपनी जिंदगी को समझ ही रहे होते हैं, उस उम्र में पृथ्वीराज को अजमेर की गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन उन्होंने न सिर्फ बड़ी समझदारी से राजकाज चलाया, बल्कि अपने राज्य की सीमाओं को इतनी तेजी से बढ़ाया कि देखते ही देखते दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उनकी सेना अपने कड़े अनुशासन के लिए इतनी मशहूर थी कि उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन एक राजा के रूप में उनका असली चरित्र कैसा था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजपूत राजा माने जाते थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो युद्ध के मैदान से कभी पीठ नहीं दिखाते थे। पर उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनके उसूलों में थी। वो अपने सैनिकों की बहुत इज्जत करते थे और सबसे बड़ी बात, वो इतने क्षमाशील थे कि हारे हुए दुश्मन को भी माफ कर देते थे। जाहिर है, जनता ऐसे दयालु और न्यायप्रिय शासक से बेइंतहा प्यार करेगी ही। और यहीं से हम इतिहास की सबसे मशहूर और साहसिक प्रेम कहानियों में से एक की तरफ मुड़ते हैं, पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से सख्त नफरत करते थे। तो जब जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा, तो पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मुख्य द्वार पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन भाई, ये चाल तो जयचंद पर ही भारी पड़ गई। संयोगिता तो मन ही मन पृथ्वीराज को अपना मान चुकी थीं। स्वयंवर के दिन उन्होंने वहां मौजूद सभी राजाओं को छोड़कर सीधे उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और फिर क्या था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पृथ्वीराज चौहान ठीक उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को पूरे सम्मान के साथ अपने साथ ले गए। खैर, जहां एक तरफ राज्य का विस्तार और ये सब चल रहा था, वहीं सरहदों पर एक बहुत बड़ा विदेशी खतरा मंडरा रहा था, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी किसी भी कीमत पर भारत पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका सामना सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अजेय सेना से होता था और हर बार पृथ्वीराज उसके मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर देते थे। और यहीं से हमें साफ पता चलता है कि जंग और राजनीति के नियम समय के साथ कितने निर्मम हो सकते हैं। 1191 में तराइन के पहले युद्ध को देखिए। पृथ्वीराज और गौरी के बीच भयंकर टक्कर हुई, जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को इतनी बुरी तरह हराया कि वो गंभीर रूप से घायल होकर मैदान से भागने लगा। उस वक्त पृथ्वीराज ने अपने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए उसे माफ कर दिया और जीवन दान दे दिया। लेकिन इसके ठीक उलट 1192 के दूसरे तराइन युद्ध में पूरी बाजी पलट गई। गौरी 1 साल बाद और भी बड़ी सेना लेकर लौटा। इस बार कुछ स्थानीय राजाओं की आपसी फूट और विश्वासघात ने राजपूत सेना को कमजोर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बनाए जाने के बाद जो हुआ, वो बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लोक कथाओं की माने तो गौरी ने बंदी बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को भयानक यातनाएं दी और उनकी आंखें तक फोड़ दी। उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन सच ही कहा गया है कि एक सच्चा योद्धा केवल अपने शरीर से नहीं लड़ता। दृष्टिहीन होने और बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो स्वाभिमान था, जो उनका आंतरिक साहस था, वो एक पल के लिए भी डिगा नहीं। और ऐसे मुश्किल वक्त में काम आए उनके सबसे करीबी दोस्त और राजकवि चंद बरदाई।
यहाँ एक अविश्वसनीय नज़ारा उभरता है। चंद बरदाई ने बड़ी ही चतुराई से एक योजना बनाई और गौरी को पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण विद्या यानी सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाने की कला देखने के लिए राजी कर लिया। जब पृथ्वीराज मैदान में खड़े थे तो चंद बरदाई ने अपनी कविता के जरिए ये अमर पंक्तियां पढ़ीं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इन चंद लाइनों में उन्होंने बड़ी ही होशियारी से अपने राजा को सुल्तान की बिल्कुल सटीक दूरी, ऊंचाई और दिशा बता दी। तो असली क्लाइमैक्स यहाँ आता है। जैसे ही गौरी ने आदेश दिया, पृथ्वीराज ने महज उस आवाज की दिशा को भांपकर अपना तीर छोड़ दिया और सीधा गौरी को मार गिराया। लोकगीतों और इतिहास की कथाओं में दर्ज ये पल आज भी अदम्य वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये बात स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इतिहासकार और लोक परंपराएं इस आखिरी घटना के सटीक विवरण पर थोड़ी अलग-अलग राय रखते हैं, लेकिन जनमानस में शौर्य और बहादुरी का इससे बड़ा कोई उदाहरण शायद ही मिलता हो। तो इन सारी घटनाओं से हमें क्या समझ आता है? अगर हम उनके पूरे व्यक्तित्व को देखें तो पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा हरगिज नहीं थे, वो भारतीय स्वाभिमान के एक जीते जागते प्रतीक थे। उनकी वो अद्भुत वीरता, अपनी मातृभूमि के लिए उनका अथाह प्यार, अपने वचनों को निभाने की उनकी अटूट शक्ति, उनका न्यायप्रिय स्वभाव और चाहे हालात कितने भी बुरे हों कभी हार न मानने का उनका जज्बा, यही वो खास गुण हैं जिनकी वजह से आज भी पूरे भारत में उनका नाम इतने सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या एक सच्चे योद्धा की महानता उसके द्वारा जीते गए युद्धों में है या अपनी आखिरी सांस तक निभाए गए सम्मान में? सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये अमर गाथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा शूरवीर वही है जो अंत तक अपने देश और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहे। इस ऐतिहासिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।